वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 का अध्याय 6, जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहने का मतलब यह हुआ कि वंशागत का आणविक आधार। क्या है चैप्टर का नाम? वंशागत का आणविक आधार। मतलब कि इसमें आपको नाम से ही पता चल जाने वाला है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वंशागत के आणविक आधार से ही हम लोग को पता चलने वाला है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आणविक आधार का मतलब यह हुआ, या वंशागत के आणविक आधार का मतलब यह हुआ कि जिस अणु या पदार्थ के द्वारा जीन का वंशागति होती है, या जीन की वंशागति होती है, या आनुवंशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है, उसका आधार क्या है? वह जो है कि किससे मिलकर बना होता है, या फिर जो DNA होता है या जो RNA होता है, उसमें जो है कि किस प्रकार के जो है न्यूक्लियोटाइड या कौन से कोडान होते हैं, कौन से कूट होते हैं, कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, वो सब सारी चीज़ें जो है कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये अध्याय थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको हम अपने ढंग से बहुत विधिवत तरीके से आपको समझाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जो है कि कमेंट भी करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तथा ध्यान ये भी दें कि जो है कि हमारे द्वारा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। तो हम लोग पहले बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ की। आनुवंशिक आधार की हम लोग बात करने वाले हैं, वंशागत के आणविक आधार की बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है कि हम डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ होते क्या हैं, तब उसके बाद हम लोग आधार की बात करेंगे, तब आगे हम लोग जो है कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आनुवंशिक पदार्थ के बारे में हम लोग जानने से पहले आनुवंशिक पदार्थ हम आपको बता दें कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। कि वे पदार्थ जो आनुवंशिक क्या होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, उसे जो है कि आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहा जाता है कि वे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, उसे जो है कि आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। अब यही दूसरे डिफिनीशन की बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं आगे हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका पहले हम लोग को डिफिनीशन जरूर याद रखेंगे, तो कि डिफिनीशन पता रहेगा तो हम लोग जो है कि जान जाएंगे कि क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आनुवंशिक पदार्थ आप जान गए कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। कि वे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, उसे जो है कि आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। दूसरा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर वैज्ञानिक ने किया था। क्या न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, या न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है कि फ्रेडरिक मिक्सचर वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, किसने किया था? न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने जो है इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिक, केवल न्यूक्लिक नाम उन्होंने दिया था। यह जो है कि कहाँ पाया जाता है? यह जो है कि केंद्रक में पाया जाता है।
केंद्रक में पाया जाता है। साथ ही साथ यह अम्लीय होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक। अल्टमान द्वारा जो है कि अल्टमान द्वारा इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। अल्टमान द्वारा क्या हुआ? इसको जो है कि न्यूक्लिक एसिड जो है कि नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड इसका जो है कि नाम दिया गया। आगे चलते हैं, डीएनए के बारे में बात करते हैं कि डीएनए किसे कहते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं कि डीएनए किसे कहते हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। डीएनए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। तो ये हो गया आपका डीएनए का। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का काम होता है, डीएनए जो है कि डीएनए लगभग सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? आनुवांशिक रूप में क्या करता है? कुछ विशेष जीवधारियों को छोड़कर, आरएनए की बात करते हैं तो इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक। यह क्या होता है? यह कुछ विषाणुओं जैसे टीएमवी, एचआईवी, ठीक, इन्फ्लुएंजा में आनुवांशिक का काम करता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। बात आपको ध्यान में आ गई कि डीएनए क्या करता है? डीएनए लगभग सभी जीवधारियों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, कुछ विशेष प्रकार की जीवधारियों को छोड़कर। लेकिन आरएनए जो है कि आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। यह जो है कि डीएनए के निर्माण में या प्रोटीन के निर्माण में अपना योगदान देता है, लेकिन कुछ जो है विषाणुओं में जैसे टीएमवी हो गए, एचआईवी हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गए, इन सब में जो है कि यह क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग बात करते हैं शुगर की। किसकी बात करते हैं? शुगर की बात करते हैं। तो शुगर क्या होता है? शुगर की बात करते हैं। शुगर को कहते हैं शर्करा या चीनी। ठीक। तो यह दो प्रकार का होता है। आपको पूरी जो है कि बेसिक नॉलेज के साथ इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, नहीं तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से बंक कर जाएगा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो यह दो प्रकार का होता है। तो पूरे पहले जो है कि बेसिक आप लोग जान लीजिए आज। उसके बाद जो है कि कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इसके पूरे चैप्टर के बारे में। चैप्टर हालांकि आज से स्टार्ट है, लेकिन इसकी जो बेसिक है उसको आप जान लीजिएगा। तो पहला शर्करा क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसका फार्मूला क्या होता है? C5H10O4। दूसरा क्या होता है? उसको बोलते हैं राइबोज शर्करा। क्या बोलते हैं? राइबोज शर्करा, जिसका फार्मूला होता है C5H10O5। ये होता है आपका राइबोज शर्करा। ये आपका होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का फार्मूला क्या होता है? C5H10O4। और राइबोज शर्करा का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है C5H10O5। आगे चलते हैं, जो कि आपको मिलेगा इस चैप्टर में फास्फोरिक अम्ल। किसके बारे में? फास्फोरिक अम्ल के बारे में। फास्फोरिक अम्ल के बारे में। तो फास्फोरिक अम्ल क्या होते हैं कि इसकी उपस्थिति के कारण
इसकी उपस्थिति के कारण जो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड की प्रवृत्ति जो होती है अम्लीय हो जाती है। मतलब ये होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें जो है कि फास्फोरिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है, या फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही न्यूक्लिक अम्ल की जो है कि प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार की। नाइट्रोजनी क्षार की बात करते हैं, एन बेस की बात करते हैं। इसे एन बेस भी कहा जाता है, नाइट्रोजन बेस भी कहा जाता है। यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फास्फोरिक अम्ल हम लोग पढ़ लिया कि फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय होता है या प्रवृत्ति उसकी अम्लीय हो जाती है। एन बेस की बात करते हैं, नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजन युक्त होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो है कि प्यूरिन होता है और दूसरा आपका क्या होता है, पिरीमिडीन होता है। अब यही से जो है आप लोगों को समझने वाली जो है कि स्थिति पैदा जाती है, यही से आप समझिएगा ज़रूर। लेकिन हम आपको इतनी विधिवत से पढ़ाएंगे कि आपको बस खाली लेक्चर सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्षार जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है आपका पिरीमिडीन। क्या होता है? पिरीमिडीन। ठीक, पहला आपका प्यूरिन होता है, दूसरा आपका होता है पिरीमिडीन। अब इसमें बात करते हैं प्यूरिन की। तो प्यूरिन आपका क्या होता है, एक ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें पाया जाता है एडिनिन प्लस पाया जाता है क्या, ग्वानिन। ठीक, एडिनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। दूसरा बात करते हैं पिरीमिडीन की बात करते हैं। तो पिरीमिडीन जो है कि दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है जो है कि पिरीमिडीन आपका तीन प्रकार का होता है भाई, हम दो प्रकार बता रहे हैं। दो प्रकार का आपका प्यूरिन होता है, यह जो है तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है थायमिन के बाद दूसरा आपका होता है साइटोसिन, तीसरा आपका होता है यूरेसिल। क्या होता है? थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से संबोधित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजनी क्षार आपके दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन, दूसरा पिरीमिडीन। प्यूरिन जो है दो प्रकार का होता है, पहला होता है आपका एडेनिन, दूसरा आपका होता है ग्वानिन। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। पिरीमिडीन आपके तीन प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होता है थायामिन, दूसरा होता है साइटोसिन और तीसरा होता है यूरेसिल। थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से तथा यूरेसिल को जो है कि यू से संबोधित किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज। किसकी बात करते हैं? आनुवांशिक पदार्थ की खोज, मतलब डीएनए की बात करते हैं। तो बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज, जिसको बोला जाता है डीएनए की खोज, क्योंकि यही डीएनए ही आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो हम लोग बताएंगे कि किस विधि से कैसे कैसे जो है कि नियम को प्रतिपादित किया गया, कौन कौन से नियम आए जिसके द्वारा जो है कि सिद्ध हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सन 1902 ईस्वी में, हालांकि नीट के एग्जाम में सन नहीं पूछा जाता है, सट्टन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? सट्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1902 ईस्वी में सट्टन नामक वैज्ञानिक ने सट्टन व बोबेरी, सट्टन व कौन थे भैया? बोबेरी। ये बात याद रखिएगा कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, कि किसने बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ जो है कि सूचना एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ले जाती है, या डीएनए कौन सा होता है। तो ये सट्टन और बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो सन 1902 ईस्वी में सट्टन और बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि
यह प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से पहुंचती हैं। उन्होंने क्या बताया कि सट्टन और बबेरी नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से जो है पहुंचती है। ठीक, गुणसूत्रों के माध्यम से क्या होती है, पहुंचती है। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का क्या प्रमाण है, ये वैज्ञानिकों ने बताया कि यही आधार है, यही प्रमाण है, इसीलिए जो है कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। तो कौन कौन से प्रमाण आए, कौन कौन से वैज्ञानिक ने अपना अपना जो है महत्वपूर्ण नियम दिया, प्रतिपादित किया, प्रस्ताव दिया, आधार दिया। तो सबसे पहले कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ का प्रयोग जो है ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने रूपांतरण का प्रयोग किया। क्या किया? ग्रिफिथ नामक एक वैज्ञानिक थे, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ने सबसे पहले अपना प्रमाण दिया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। उसकी जो है कि उन्होंने क्या किया, रूपांतरण का प्रयोग उन्होंने किया। किसका प्रयोग किया? उन्होंने रूपांतरण का प्रयोग किया। रूपांतरण में उन्होंने क्या किया कि ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम आनुवांशिक पदार्थ की खोज करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। तो मैंने बताया ही, ग्रिफिथ ने कहा कि स्तनधारियों में न्यूमोनिया काज करने वाला इस्कीरिसिया कोलाई या डिप्लोकोकस न्यूमोकाकस, निमोनिया उत्पन्न करने वाला, इस्कीरिसिया कोलाई नहीं जी, जो जीवाणु होता है, चाहे वो न्यूमोकाकस हो या डिप्लोकाकस हो, काकस पर अपना जो है कि उन्होंने दो विभेद प्राप्त किए, अपना प्रयोग किए और जो है कि दो विभेद प्राप्त किए। पहला उन्होंने विभेद क्या प्राप्त किया? उग्र विभेद। दूसरा उन्होंने अनुग्र विभेद प्राप्त किया। अनुग्र विभेद, तो उग्र विभेद को क्या कहते हैं? जो है कि एस स्ट्रैंड, और अनुग्र विभेद को कहते हैं आर स्ट्रैंड, उन्होंने नाम दिया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उग्र विभेद और अनुग्र विभेद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।